अगला चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है इस ग्रंथ का। और इसमें हम रचनाओं का वर्णन सुन रहे हैं। जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप की रचनाएं कैसी क्या होती हैं और उसमें क्या क्या रहता है, ये सारी चर्चा हमारी चल रही है। सूत्र नंबर 27 से लेकर 32 तक के सूत्रों की चर्चा हमारी चल रही है। तो ये सूत्र का वांचन करना है, 27 से लेकर 32 सूत्र। किसी ने याद किए हो तो पहले वो हैंड रेस कर दीजिए, और नहीं याद किए हो तो फिर यहां से हम बोलते हैं। चलिए शोभा जी, पढ़िए सूत्र। जय हिंद दीदी। हम्म। भरतैरावत्योर वृद्धि हासौ सट सब सट समभ्याम मुद सर्पिणे व सर्पिणेभ्याम ताभ्याम मपरा भूम्योऽवस्थितः एक द्वित्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवत् हेमवत्तक आरि वर्षक दे पूर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विर्धात्की खंडे। बस। हम्म। देखिए, ये जो हम यहाँ पर अभी वर्णन चल रहा है हमारा, तीन लोक संबंधी रचनाएं, और तीन लोक में भी हम अभी मध्य लोक की रचनाओं का वर्णन कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या है। जघन्य भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, या किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो। तो देखो, वास्तव में तो ये बात है कि जैसा केवल ज्ञान में आया है वैसा ही भगवान ने कहा है। और केवल ज्ञान, ये इन सब जो रचनाएं हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए उर्दू क्या है, हमारा क्या प्रयोजन है। एक तो हमें इसमें ये सिद्ध हो रहा है कि केवल ज्ञान की ताकत कितनी है, जिन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते, असंख्यात द्वीप समुद्र, इतनी सारी रचनाएं सब केवल ज्ञान में समाहित होती है। और केवल ज्ञान किसके आधार से है? तो ज्ञान गुण के आधार से है केवल ज्ञान। और ज्ञान गुण किसके आधार से है? तो ज्ञान गुण तो ऐसे अनंत गुणों का भंडार, शुद्धात्म तत्व। जैसे भगवान है वैसा ही मैं भी हूं। मुझ में भी मेरे ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण की ऐसी ही सामर्थ्य मेरे में है कि मैं तीनों लोक और तीनों कालों को एक समय में जान सकूं। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य इस ज्ञान गुण की है। और वो ज्ञान गुण का धारी सिर्फ मैं हूं, है ना। अन्य बाकी छह द्रव्य, बाकी के पांच द्रव्यों में तो ज्ञान गुण है नहीं। तो ज्ञान गुण का सम्राट, ज्ञान गुण का स्वामी, ज्ञान गुण का राजा कौन है? तो वह मैं हूं। तो ये अपनी ही महत्ता प्रतिभाषित हो रही है इन सारे ही सूत्रों में, है ना। अब ये जो रचनाएं हैं, ज्ञान है तो हम जान पा रहे हैं। क्या पुद्गल जान सकता है इन रचनाओं को? पुद्गल नहीं जान सकता। धर्म अधर्म काल द्रव्य, कोई भी आकाश द्रव्य, कोई भी नहीं जान सकते। तो ये जाने तो महत्ता है इसकी। तो सारी महत्ता ही ज्ञान गुण की है। ठीक है, ये समझ कर चलिए आप। और दूसरा, केवल ज्ञानी ने ये बताया है तो बहुत ही मतलब जानने योग्य वस्तु होगी तभी बताई है ना। और मुख्य बात यह है कि जो हम तीन लोक की रचनाओं का वर्णन कर रहे हैं उसमें से भी हम ढाई द्वीप की रचना का ही वर्णन समझ रहे हैं अधिकतर। क्यों? क्योंकि इन्हीं इसी ढाई द्वीप में जिन बिंब हैं, जिनालय हैं, चैत्यालय हैं,
उन सबका वर्णन भी हमें जानने योग्य है। अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो वो कैसे हैं, कहाँ हैं, वो सब भी हम इसमें जानेंगे अभी। तो हमारे लिए ये जिनालय महत्वपूर्ण है, उसकी रचनाएं। हम तो यात्राओं पर जाते हैं ना, कितनी सारी यात्राओं पर जाते हैं, सम्मेद शिखर जाते हैं, फिर पंचतीर्थ की यात्रा, राजगृही, चंपापुर, और विपुलाचल पर्वत, कितनी सारी यात्राएं करते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर घर बैठे बैठे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए जाने वाले हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, पहले वो जिनालय हम पहुंचे, उसके पहले वो जिनालय है कहाँ पर, ये हम जान रहे हैं इन रचनाओं के वर्णन के माध्यम से। तो इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप निसंकोच एक बार नहीं, कई कई बार भी आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल, ये तो हमारी क्योंकि पाठशाला है, प्रवचन नहीं है। प्रवचन में आप पूछते हैं तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है या और कई बातें होती है, लेकिन ये तो हमारी पाठशाला है। और पाठशाला भी क्या है, तो हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप आराम से बिल्कुल पूछ सकते हैं यदि कोई शंका हो तो। मुझे कोई होगी तो मैं भी आपसे पूछूंगी। तो ये तो हमारी आपसी चर्चा है यहाँ पर। हाँ जी, रेणु जी बोलिए। हाँ दीदी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि मतलब 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य जा सकता है, लेकिन उसके आगे जो अनंतानंद द्वीप समुद्र है, तो फिर वहां कौन रहता है? वहां मतलब वहां वो खाली है या कुछ, कोई नहीं है? और जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां पर हाँ जी। तिर्यंच आदि जीव है, उसमें हमने देखा था ना, वो है हाँ मत्स्य है, महामत्स्य है, ये सब है। तो हाँ। वहां पे अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में जलचर जीव पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य तो केवल 2.5 द्वीप तक ही पाए जाते हैं। उसके तो आगे दीदी निगोदिया जीव तो सब जगह पाए जाते होंगे? कौन से जीव? निगोदिया जीव। हाँ, निकोसिया जीव तो पूरे लोकालोक में ही ठसाठस भरे हैं। त्रस नाड़ी से बाहर भी है, अभी तो हम त्रस नाड़ी के अंदर की बात कर रहे हैं ना। तो वो जी तो जी। त्रस जीव है त्रस नाड़ी में। और उसमें भी 2.5 द्वीप में ही केवल मनुष्य है, लोक है और मनुष्य है। तो ठीक। इसलिए क्या होता है ना कि 2.5 द्वीप, तो 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। आप काउंट करोगे जी। तो आपकी काउंटिंग बराबर बैठेगी 2.5 द्वीप की। हाँ 45 लाख योजन कैसे, अपन ने देखा भी था शायद पहले हाँ कि जी, 45 लाख। 22.5 इधर, 22.5 उधर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो वो जो 2.5 द्वीप का एरिया है, केवल उसी से ही मोक्ष जी जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ही यहाँ जी पर है। तो जो सिद्ध शिला है वो भी 45 लाख योजन की है, उस 2.5 द्वीप के जी। बिल्कुल ऊपर ही सिद्ध शिला है ना। तो वो भी ठीक है दीदी। 45 लाख योजन की है। मनुष्य है तो वो सिद्ध बनते हैं, तो वो सीधे ऊपर जाते हैं। उनको इधर उधर नहीं ठीक। जाना पड़ता है कि भाई सिद्ध शिला उधर है और मनुष्य यहाँ पर है, तो वो उसको फिर तिरछे में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 45 लाख योजन का ही मनुष्य द्वीप है और उसमें ही ऊपर सिद्ध शिला है। तो हमेशा ऊर्ध्व जी गमन ही करेगा और सीधा ही गमन करेगा। जो सिद्ध जी बनेगा वह जीव सीधा ऊपर तक ही जाएगा। जी दीदी। चलिए, अब हाँ, इसमें और कोई प्रश्न है जो अभी तक हमने समझा है, या कुछ समझ में कम आया हो तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं। आ गया सबको समझ में? तो फिर मैं प्रश्न पूछूं। हाँ शोभा जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, बीच में गायब थे क्या? दीदी बहू सर्विस करती थी, बाहर चली गई थी, तो बच्चे को संभालने के लिए इतने दिन तक, अब वो गए हैं वापस। बच्चा छोटा है, 1 साल का है, तो उसको संभालना पड़ता था दिन भर, अच्छा अच्छा। इसलिए इतने दिन तक बोल रहे हैं। तो मेरा तो पूरा तीसरा अध्याय ही निकल गया। हाँ, और इसको ये तीसरा अध्याय ऐसा है कि शुरू से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि रचना एक पर एक हाँ आधारित पूरे। है ना। तो वो सुने नहीं तो फिर हाँ ऐसा हाँ। लगता है कि वही वही शब्द आ रहे हैं। और यदि अपन ने समझा नहीं है उसको पहले से, तो वो शब्द कानों में भी चुभने लग जाते हैं कि अरे ये क्या है, ये वही 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 बात बता रहे हैं। तो इसलिए सुनना हाँ तो आवश्यक है। तो आप तो रिकॉर्डिंग में सुन लेना, आप पहले वाला सारा। अब तो रिकॉर्डिंग की हाँ, व्यवस्था। वो शुरू की है, कल से शुरू की है, अब वो लोग गए हैं तो कल से रिकॉर्डिंग शुरू की है। अच्छा अब अच्छा। देखो कितना समय लगता है। हाँ हाँ। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए मंजू जी। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ कि हम्म। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल का जो परिवर्तन वहां होता है, विजयार्थ पर्वत पर। 1 मिनट में निकाल लेती हूँ उसको। म्लेच्छ खंड में और विजय पर्वत की हाँ श्रेणी में। हाँ, वो। हाँ तो हाँ हाँ। उसमें क्या होता है, ये चौथे काल
अवसर्पणी का तो चौथे काल से और अंत तक होता है, हम्म। और उत्सर्पणी का तीसरे काल से लेके फिर अंत तक रहता है। तो ये जो हाँ बीच का काल है, जो हाँ। बीच का काल है अपना, उसमें हम्म। वहां क्या होता होगा, ये वो मैं पूछ रही हूँ। ये यहाँ के काल से संबंधित नहीं है, वो वहां का काल अलग चलता है। तो मतलब वहां पर अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुआ है अपना सुकमा दुखमा, दुखमा सुकमा ये से स्टार्ट हुआ। अपना अपसर्पणी ना, हाँ, अपसर्पणी तो सुकमा सुकमा से। दुखमा सुकमा से। नहीं, हाँ, वहां चेंज जो हो रहा है ना। हाँ, तो वहां पर दुखमा हाँ, सुखमा। वो दुखमा, हाँ। आगे हाँ, आगे दुखमा क्या हुआ, सुखमा। फिर बोलिए आगे क्या हुआ। आगे दुखमा सुखमा ये लिखा था ना उसमें कि ये अपसर्पणी काल में जो चौथे काल से और अंत तक परिवर्तन होता है हाँ वहां पे। हाँ हाँ, तो चौथा काल का प्रारंभ मतलब वहां पर दुष्मा सुषमा से चालू हो रहे हैं वो। उसके बाद कौन सा काल हाँ, आएगा वहां पर। फिर अपसर्पणी के अंत तक होगा वो अरे परिवर्तन। काल का नाम बोलिए ना आप, सुकमा दुखमा के बाद क्या, अच्छा, सुकमा के बाद क्या फिर आएगा। दुखमा। हाँ, दुखमा आ जाता है फिर। फिर उसके बाद, फिर दुखमा दुखमा। उसके फिर बाद, उसके बाद उत्सर्पणी। उसके बाद। उत्सर्पणी का तीसरे काल से फिर चालू हाँ, हो तो जाता वहां। दुखमा सुखमा हुआ, फिर दुखमा हुआ, और फिर दुखमा दुखमा हाँ, हुआ। फिर दुखमा दुखमा हुआ। और दुखमा दुखमा के बाद वापस दुखमा दुखमा नहीं होगा, फिर दुखमा सुखमा आ जाए। अच्छा, हाँ, फिर यहाँ से तीसरा काल आता है सुखमा दुखमा। हाँ, तीसरे काल से फिर चालू होता है वहां ये पे। फर्क है दोनों में कि वहां पर दुखमा दुखमा के बाद हम्म। वापस दुखमा दुखमा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दुखमा दुखमा हम्म। के बाद फिर दुखमा सुखमा आ जाएगा, और फिर इसके आगे का आएगा हाँ, दुखमा ये सुखमा। तीसरा काल तो सुखमा दुखमा आ जाता है। तीसरा अरे काल जो है ना उत्सर्पणी का, उत्सर्पणी का। उत्सर्पणी का दुखमा सुखमा आया ना। अवसर्पणी का। हाँ, और उसके बाद उत्सर्पणी हाँ, का कौन सा काल आएगा दुखमा सुखमा के बाद। फिर दुखमा दुखमा के बाद ये स्टार्ट होगा उत्सर्पणी का सुखमा दुखमा। अरे भाई, ध्यान से देखो आप किताब में, किताब में देखो पहले क्या लिखा है, दुखमा सुखमा। उत्सर्पणी क्या बोल रही दीदी? पहले अवसर्पणी पे आ जाओ, पहले दुखमा सुखमा हो, हाँ। फिर दुखमा हो गया, फिर हाँ। दुखमा दुखमा हो गया। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद वापस दुखमा दुखमा नहीं आएगा, उसके बाद आएगा दुखमा सुखमा। तो ये तो चौथा, अच्छा, ये तीसरा ऊपर से हम गिनेंगे क्या इसको? उत्सर्पिणी आ गई ना अब उत्सर्पणी आ गई हाँ ना। दीदी। हाँ, तो उनका ये फिर हम वापस से ऊपर से ही गिनेंगे क्या तीसरा? ये नहीं, ऊपर से तीसरा। अगर दुखमा 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 और दुखमा सुखमा अगर गिनते हैं, तो ये हाँ तीसरा काल दुखमा सुखमा आ जाएगा। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है दीदी ऐसा, कि अगर तीसरा काल ये होना चाहिए सुखमा दुखमा से, तब अपने छह भी हो जाएंगे। हाँ। और मतलब काल भी रिपीट नहीं हो रहा है। भाई देखो इसमें इसमें और लिखा है इसके बारे में। चौथे काल के आदि से लगाकर उसी के अंत तक हानि वृद्धि होती है। मतलब वहां पर पहला दूसरा और तीसरा काल तो आता ही नहीं है। तो चौथे काल का आदि, चौथे काल का आदि कौन सा है, चौथा काल कौन सा है, दुखमा सुखमा। ये दुखमा सुखमा, हाँ। तो वहां से प्रारंभ हुआ और उसके अंत तक, मतलब चौथा पांचवा दुख छठा, हाँ, है ना। अब ये आ गए उसके बाद। उत्सर्पणी का तीसरा। हाँ, फिर उत्सर्पणी का वही है तीसरा। दुश्मन सुषमा। दुश्मन सुषमा ही दुश्मन है। सुखमा सुनो, उत्सर्पणी का तीसरा दूसरा और पहला, ये तीन छह हो गए ना। तीन पहले उधर थे और तीन इधर हो गए। तीसरा दूसरा और तो पहला दीदी उत्सर्पणी का। तो दीदी नाम क्या होंगे उसके? अब ये देखो, ये कहीं पर भी है नहीं ग्रंथ में, मैंने भी ढूंढने का प्रयास किया हाँ, कल। इसमें तो वही लिखा है, दुश्मन सुषमा से ही स्टार्ट किया है। हाँ, तो इसको आप है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप भी ढूंढना ग्रंथों में, मैं भी प्रयास करूंगी, वैसे तो मैंने काफी ढूंढा है। पर ये नाम नहीं आए, नाम आ जाते ना तो फिर क्लियर हो जाता अपने।
है ना, तो आप भी चलिए बता ठीक है दीदी। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों का तो ये काल परिवर्तन हो रहा है, पर वहां क्या होता होगा उतने काल में। वहां पर तो भाई यहाँ के काल से संबंध ही नहीं है वहां का, वहां के 6 अलग काल चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता हाँ। है ना। अब जैसे देव कुरु उत्तर कुरु है, तो वहां पर उत्तम भोग भूमि है, पहला काल चल रहा है वहां पर। तो वहां पे तो हमेशा ही पहला, हमारे भले 6 परिवर्तन वहां के, यहाँ के काल से वहां का कोई संबंध ही नहीं है, वहां पे तो हमेशा पहला ही अच्छा। पहला काल चल रहा है। ऐसे यहाँ के काल से इसका भी संबंध नहीं है, ये इनका जैसा काल चलना होता है वैसा ही चलेगा। ठीक है। तो ठीक है दीदी, जो किताब में है उसी को मानेंगे फिर, हाँ जो उसी को लिखा है मानिए, इसमें, है ना। और मिल जाए तो फिर ठीक है। हाँ बोलिए वंदना जी, बोलिए। हाँ, जय श्री दीदी। हम्म। मेरा ये क्वेश्चन था, एक तो ये मतलब चतुर्थ काल से और छठवीं काल तक कर्म भी रहती है, और हम्म। जो भोग भूमियां रहती हैं वो सर्पणी के प्रथम द्वितीय और तृतीय काल में ही होती हैं। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि जम्मू द्वीप में जो 6 भोग भूमि होती हैं, तो हम्म। वो कैसे, वो थोड़ा माइंड में मतलब नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, वो उस पर ले लेते हैं, भोग भूमि और कर्म भूमि, ये दोनों किस तरह के है, ये हम समझ लेते हैं अभी, चलिए। पहले तो भोग भूमि और कर्म भूमि में अंतर क्या है। तो जो कर्म भूमियां हैं, यहाँ पर कार्य किया जाता है, हंसी मसी कृषि करते हैं, कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, और कमाया जाता है, मतलब मनुष्य जो होते हैं वो कार्य करके कमाते हैं और फिर खाते हैं। और भोग भूमि में कल्प वृक्ष की व्यवस्था होती है। मतलब सीधे शब्दों में कर्म भूमि में कर्म की प्रधानता रहती है और भोग भूमि में भोग की प्रधानता रहती है। तो वहां के जो भोग भूमि में के जीव हैं, वो सिर्फ भोग ही भोग करते हैं, कर्म नहीं करते। कर्म करने की उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती और कर्म करते भी नहीं है वो। लेकिन मंद कषाई जीव होते हैं, तो वो भोग भूमि के जीव मरकर नियम से देवगति में ही जाते हैं, नरक में नहीं जाते। कर्म भूमि के जीव जो होते हैं, वो नरक तक भी जा सकते हैं और ऊपर सर्वार सिद्धि तक भी जा सकते हैं, और मोक्ष में भी जा सकते हैं कर्म भूमि के जीव। ये व्यवस्था है। लेकिन भोग भूमि के जीव मरकर नियम से देवगति में ही जाते हैं। ये फिर दोनों में अंतर है। अब जो भोग भूमि के जीव हैं, वो उनके पास कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से अपनी मन लायक सामग्री मांग लेते हैं। कल मैंने शायद बताया भी था कौन कौन से कल्प वृक्ष। बताएं, बिल्कुल, हाँ। हाँ। अब देखो, आप इसको मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भूमिया कौन सी हैं और कर्म भूमिया कौन सी है। ये दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर क्लियर दिखाई नहीं दिखाया है। नहीं दे रहा। ये देखो। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है क्या, ढाईद्वीप का नक्शा। अच्छा दिखाई दे रहा है। ढाईद्वीप का नक्शा दिख रहा है। जी जी। हाँ जी। दिख रहा है ना, हाँ या ना में बोलिए, कुछ आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, नक्शा दिख रहा है। दिख रहा है, अब ठीक है। अब देखो, ये जो ढाई द्वीप है, इसमें बीच में तो ये जम्बू द्वीप है, इसके बाद लवण हाँ। समुद्र आ गया, ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला। उसके बाद ये घातकी खंड है, उसके बाद ये कालोदती समुद्र है, और उसके बाद ये पुष्करवर द्वीप है। इतना तो हमको समझ में आ गया, जी। है ना। अब ये जो जम्बू द्वीप है, इसकी जैसी जैसी रचना है, वैसे की वैसी ही रचना यहाँ पर है, घातकी खंड में भी। पर कैसी है, एक जम्बू द्वीप जितनी रचना इसके आधे में ही आ गई। तो इसलिए यहाँ पर डबल रचना है जम्बू द्वीप से, ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इधर भी और इधर भी। और ये बीच में जो ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहे हैं, ये लंबे लंबे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऑरेंज, ये जी जी, ईश्वाधार दिखाई दे पर्वत रहा है। है। हाँ,
ये ईश्वाकार पर्वत है। इनके कारण ये मतलब ये पूरे लवण समुद्र से लेकर कालोदधी समुद्र तक लगे हुए हैं ये पर्वत। तो इसके कारण ये जो घातकी खंड है वो आधा इधर रह गया और आधा इधर रह गया। इन दोनों का आपस में संबंध नहीं रहा। ठीक है, ईश्वाकार पर्वत यहाँ पर भी है, दोनों दोनों में इधर भी है। तो इसके कारण ये पूरा आधा इधर का पोर्शन और आधा इधर का पोर्शन ये अलग अलग हो गए। और इसकी रचना पूरी जम्बू द्वीप जैसी इधर वाले की। ठीक है। अब ये इस जो जम्बू द्वीप है इसमें ये एक भरत क्षेत्र है और एक एरावत क्षेत्र है। एक एक चीज बराबर है। पकड़कर चलिए। हाँ, एक भरत और एक एरावत है ना। लेकिन घातकी खंड में क्या हुआ, दो भरत और दो एरावत हो गए। डबल डबल रचना है ना। तो दो भरत और दो हम्म। एरावत हो गए। ये एक भरत यहाँ पे था तो एक भरत यहाँ पे आ गया और एक भरत इधर आ गया। ऐसे ही ऊपर एक एरावत इधर हो गया, इधर एक एरावत हो गया। ये तो हो गया घातकी खंड में। मतलब घातकी खंड में टोटल कितने भरत हो गए? दो। तो पक्का? घातकी खंड में कितने भरत क्षेत्र? झारखंड में हाँ, 2 भरत क्षेत्र हैं। दो ही है ना दीदी। दो है। ठीक है। अब घातकी खंड में विदेह क्षेत्र कितने हैं? एक। विदेह क्षेत्र भी दो हुए ये एरावत दो। क्षेत्र कितने? तो एरावत क्षेत्र भी दो दो। हुए। दो दो हैं भरत और दो एरावत। एरावत दो घातकी खंड। एरावत। हम्म। अब जो पुष्करवर द्वीप है इसमें कितने भरत और कितने एरावत क्षेत्र हैं? इसमें भी 2 भरत हैं। 2 भरत क्षेत्र। और 2 एरावत क्षेत्र। हाँ, एरावत क्षेत्र भी दो है। तो इसका मतलब टोटल एक दो तीन चार 3 4 पांच। पांच तो हो गए 5। एरावत और पांच ही हो गए 5 भरत। भरत क्षेत्र। ठीक है। अब जो इनके अंदर की रचनाएं हैं वो वैसी की वैसी रचना इन सब में भी है। तो इस भरत क्षेत्र में पांच तो म्लेच्छ खंड खंड है अपन ने देखा था और एक आर्य खंड है। तो यहाँ यहाँ के भरत क्षेत्र में भी ऐसा का ऐसा ही है। ये देखो, एक आर्य खंड है, बाकी पांच हम्म। म्लेच्छ खंड है यहाँ पर। ये पूरा भरत क्षेत्र है। यहाँ पे भी गंगा और सिंधु नदी बह रही है। और इधर म्लेच्छ खंड, इधर म्लेच्छ खंड, इधर आर्य खंड। मतलब यहाँ पर भी पांच म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड है। इधर भी सेम ऐसी कैसी रचना है, जैसी ऊपर थी वैसी की वैसी रचना इधर भी है। ठीक है वंदना जी, आ रहा है समझ में? जी जी। हाँ जी। अब ये तो हमने देखा घातकी खंड का, ऐसी की ऐसी रचना ये विधे इसमें भी है। एरा अपना पुष्करवर द्वीप में भी ऐसी की ऐसी रचना है। तो यहाँ पर भी पांच म्लेच्छ खंड इधर और पांच म्लेच्छ खंड इधर, एक आर्यखंड इधर और एक आर्यखंड इधर। ऐसे ऐसे ये भरत क्षेत्र संबंधी और एरावत क्षेत्र में भी सेम ऐसा का ऐसे ही। ठीक है। अब कुल मिलाकर पांच भरत और पांच एरावत हो गए 5 एरावत। टोटल। तो तो कर्म भूमिया भी उतनी हो गई। जो आर्य खंड है ना वो कर्म भूमि है। जी। तो जितने आर्य खंड है उतनी कर्म भूमिया हो गई। कर्म पांच भूमि। आर्य खंड हो गए पांच भरत क्षेत्र के। तो पांच कर्म भूमि हो गई। और कर्म पांच एरावत भूमि। क्षेत्र के पांच आर्य खंड है तो पांच एरावत क्षेत्र की कर्म भूमिया हो गई। अब ऐसे कैसे विदेह क्षेत्र भी है। तो विदेह क्षेत्र भी कितने हुए? जैसे हमने यहाँ पर 5। देखा था ना। हाँ, ये एक ये यहाँ पर विदेह है, ऐसे यहाँ पर एक विदेह यहाँ पर है। तीन इधर हो गए और दो इधर हो गए। एक तो और ये, मतलब ये जितने ऑरेंज वाले ये दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ। पांच पांच विधेय। तो ये पांचों विधेय में ये कर्म भूमि है विधेय भी। तो इसमें केवल देवकुरु और उत्तर कुरु जो है वो भोग भूमि है, बाकी तो कर्म भूमि है ये। तो कर्म पांच भूमि। विधेय संबंधी पांच कर्म भूमियां हो गई। तो कितनी हुई टोटल? पांच, पांच और पांच कितनी हो गई? 15 कर्म भूमि 15। हो गई। 15 कर्म भूमि। हम्म। अब भोग भूमिया कैसे हुई? जहां पे कि कल्प वृक्ष से भोग सामग्री प्राप्त होती है वो कितनी और कैसे है? तो अब ये देखो आप, भोग भूमि कितनी है इसमें। अब ये केवल हम जम्बू द्वीप के देखते हैं फिर उसके हम बढ़ाते जाएंगे। तो जम्बू द्वीप में ये हमने, एक मिनट, जम्बू द्वीप का नक्शा।
हम्म, इसमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। भोग भूमि की बात चल रही है, तो हमारी ये देवकुरु, ये देवकुरु भोग भूमि है और ये उत्तर कुरु भोग भूमि। ठीक। भूमि हाँ, दो तो ये हो गई। अरे देव उत्तर। ठीक है, अब ये जो खंड बट रहे हैं ना हमारे क्षेत्र इसके बीच में, ये जो क्षेत्र अलग अलग हैं, कौन से क्षेत्र हैं? एक तो भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र हो भरत गए। क्षेत्र है, भरत क्षेत्र दो है, तो ये रावत हो गए। क्षेत्र। हाँ, कौन सा दूसरे नंबर का भरत के बाद? हिरण्यवत। हिरण्यवत। और उधर से एरावत के बाद क्या था? इधर हेमवत है दीदी, हेमवत और उधर हिरण्यवत। हाँ, हेमवत और हिरण्यवत, ये दो क्षेत्र भी भोग भूमि है। और भूमि उसके बाद कौन से थे दो और? हरि और रम्यक। हरि और रम्य। हरि और रम्यक, ये भी भोग भूमि है। फिर उसके बाद दो और कौन से थे? फिर ये विदेह हो गया दीदी। विदेह है। ठीक है, तो अब उत्तर। क्या हुआ कि देवकुरु उत्तर कुरु ये दो भोग भूमि हो गई। फिर हरि और रम्यक ये दो भोग भूमि हो गई। तो हेमवत और हिरण्यवत ये भी भोग भूमि हो गई। तो कितनी हुई टोटल? है। 6। आप इससे सरल और ऐसा करो आप कि हेमवत और हिरण्यवत ये जम्बू द्वीप संबंधी दो क्षेत्र हैं, तो ऐसे बाहर माँ विदेश क्षेत्र को छोड़कर बाकी 6 भू भूमि हो गई। उसमें जो विदेह 7 क्षेत्र को क्षेत्र है मिला उसमें के। विदेश क्षेत्र को छोड़ दिया ना, उसमें नहीं है, बाकी 6 भू भूमि हो गई 6 क्षेत्रों में। नहीं हुई ना 6 क्षेत्रों में? भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र में थोड़ी है भोग भूमि। देखो आप ध्यान से सुनो, हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र ये दो क्षेत्र हुए ना, इसको हाँ जी। मल्टीप्लाई करो 5 से, क्योंकि 5 जगह पर है ना। घाटकी खंड और पुष्करवत द्वीप में भी है। उसके बाद देखिए। हरिवत हरि हेमवत और हिरण्यवत दोनों वहां पर भी है, तो उनके भी गिनो। तो 2 × 5 तो कितने हुए? 2 × 5 कितने हुए? 10। 10। 10 तो ये जघन्य भोग भूमि हो गई। फिर हरि और रम्यक ये भी दो हैं भोग भूमि, इसको भी 2 × 5 करना पड़ेगा। तो 10 हो गए ये भी। ये भी 10 हो गए। अब जो देवकुरु और उत्तर कुरु हम्म। इंक वाले दिखाई दे रहे हैं, ये देवकुरु और उत्तर कुरु इंटू, ये भी दो हैं, × 5 कर दो इसको भी, क्योंकि 5 जगह पर है ये भी। ये भी 10 हो गए। तो टोटल कितने हुए? इन तीनों का टोटल करो आप। 30। कितने हुए टोटल? 30 हो गए ये भी। ये 30 भोग भूमियां हैं। 30 15 भोगों में देवभूमि है। भूमि और 30 भोग भूमि होती है। अभी हम क्या करते हैं, मिस्टेक क्या होती है हमारी कि हम जम्बूद्वीप संबंधी तो गिन लेते हैं, लेकिन हम बाहर का भूल जाते हैं। तो घातकी खंड और पुष्करार्ध में भी सेम रचना है, तो उसके भी हम काउंट करेंगे। ठीक। हम्म। दीदी 20 तीर्थंकर तो अपने जम्मू द्वीप में ही होंगे ना? नहीं नहीं, सब में है ना, घातकी खंड संबंधी भी है तीर्थंकर। 20 तीर्थंकर वहां भी रहेंगे? हाँ, जैसी रचना यहाँ है, जैसी व्यवस्था यहाँ पर है, वैसा 20 तीर्थंकर कौन से? 20 हम्म। तो विदेह क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र के विदेश 24 क्षेत्र तीर्थंकर में। अलग है ना। हाँ। हाँ, सब विदेह क्षेत्र की ही पूछ रही थी। हाँ, विदेह क्षेत्र वहां पर भी है, तो वहां भी रहेंगे। बोलिए मनी जी। वहां भी रहेंगे। दीदी जय जैनंद। हम ये पूछना चाह रहे थे कि पर्वत और जो रिधो रिधो से क्या मतलब है, रिधो का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? फिर दो में ये पर्वत ही है। हाँ तो हाँ, देखो रिधो पर्वत आया है एक शब्द है। हाँ, र, पर्वत और रिधो रद। की संख्या दुगनी है, मतलब अच्छा शब्द हाँ, आया था। पर्वत तो ये है बीच बीच में जो ये पर्वत दिए हैं, 6 पर्वत है ना ये। हाँ हाँ, ये पर्वत तो आ गया। ये पर्वत, और इनके बीच में ये रिधो का हरद। क्या मतलब है? हरद मतलब सरोवर। सरोवर। अच्छा, सरोवर। और एक क्वेश्चन और है कि जो अढ़ाई द्वीप में द्वीप और समुद्र है,
उनको ऐसे लिखा है कि क्रम से कैसे बताएं, तो मतलब समुद्र को कैसे बताएं क्रम से? दो ही तो समुद्र हैं, कालो नदी और वो लवण लवण नदी, समुद्र। हाँ तो दो ही है ना। ठीक है। लवण समुद्र। हाँ पहले तो लवण क्रम से पहला कौन सा आएगा मतलब? पहले लवण लवण समुद्र, समुद्र। फिर कालो नदी समुद्र। कालो नदी अच्छा, तो समुद्र। हमेशा पहले लवण भी समुद्र। जम्बू मतलब किसी भी रचना की बात की जाती है, सुमेरु को मध्य में रखकर ही बात की जाएगी। तो सुमेरु से स्टार्ट अच्छा किया हमने, तो पहले लवण समुद्र आएगा, फिर कालो नदी समुद्र, अच्छा फिर उसके अच्छा बाद अच्छा अच्छा। असंख्यात द्वीप समुद्र है। फिर उसके मतलब हम्म 13 समुद्र के नाम भी लिखवाए हैं आपको, 16 समुद्रों के वो है। फिर ऐसे ऐसे 16 16 16 बार बार होते जाते हैं असंख्यात द्वीप समुद्र। और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र, अंतिम के 16 के भी नाम है उपलब्ध। बोलो आप, गजब किया है आचार्यों ने। अंतिम जो 16 हम्म। समुद्र हैं उनके भी नाम उपलब्ध ये हमने तो दीदी याद ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कौन से हैं 16 समुद्र। हैं। हम लिखवा, थे नहीं यहाँ पे। तो आप रिकॉर्डिंग सुनना आप, क्योंकि वापस वापस तो नहीं ले सकते ना अपन। तो आप रिकॉर्डिंग कहाँ उस और या यूट्यूब नोट। पे है क्या? हाँ यूट्यूब पर है, देखेंगे दीदी, यूट्यूब पे सारी देख लेंगे। रिकॉर्डिंग उपलब्ध है यूट्यूब पर। 16 समुद्र के नाम हम्म। लिखवाए प्रथम, और उसके बाद अंतिम 16 समुद्र के नाम है, और उसमें भी जो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, सबसे अंतिम समुद्र है वो, हाँ मतलब उसका भी नाम उपलब्ध है हमारे पास, स्वयंभू रमण समुद्र, जो बहुत ज्यादा हम प्रचलित है ना स्वयंभू रमण समुद्र नाम, वो वही है अंतिम। हाँ। स्वयंभू रमण समुद्र है, अच्छा मतलब दीदी, असंख्यात अच्छा जी। द्वीप समुद्रों के बाद अंतिम में स्वयंभू रमण समुद्र आता है। रंगपुरम समुद्र। हम्म, हम्म। ठीक है दीदी। हाँ और भी किसी का कोई प्रश्न था, हैंड रेज हुआ था। हाँ रेखा जी बोलिए। कुछ नहीं दीदी, जो काउंटिंग बता रही थी मैं तो, किसकी? जो आपने भोग भूमि की पूछी थी ना आपने हाँ उसकी। हाँ 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 ठीक है। चलिए और किसका है, किसका अनम्यूट किया है, कौन है? जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ दी, मेरे को बस यही समझ में नहीं आ रहा अभी तो, ये दीप का मतलब क्या होता है? ढाई दीप मतलब क्या हुआ कि कैसे समझें इसको? ढाई द्वीप को ऐसे समझना है कि ये नक्शा है ना आपके सामने, ये एक पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, सबसे हम्म। पहले एक। नंबर दो घात की खंड द्वीप। नंबर तीन पुष्करवर द्वीप। अब इस ढाई द्वीप का मतलब क्या हुआ, ये तो तीन हो गए ना। तो ढाई द्वीप का मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट में आप दिखाई दे रहा है आपको, ये मानुषोत्तर पर्वत है। इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता, यहां तक जा सकता है। और ये पुष्कर वर जो द्वीप है उसके बीचों बीच है ये मानुषोत्तर पर्वत। तो ये आधा ही रह गया, तो ये आधा, ये एक और ये एक, ये मिला के ढाई द्वीप होते हैं। ठीक है अनु जी? किसने प्रश्न पूछा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो ये ढाई द्वीप होते हैं, और इस ढाई द्वीप में ही कर्म भूमि और भोग भूमि होती है। तो कर्म भूमि तो हो गई हमारी 15, और भोग भूमि हो गई 20, 30, 30 भोग भूमियां होती है। अब सूत्र के साथ देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो अब जो मंडे आने वाला है, मंडे सोमवार, उस दिन हम बोर्ड पर पूरा खड़े होकर बोर्ड पर पूरा समझाने वाले हैं, वापस एक बार पूरा चित्र समझने वाले हैं। तो जिनका अभी तक छूट गया है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, वो लास्ट चांस है उनका कि वो मंडे को आकर समझ लें। चलिए अभी हमारे सूत्रों पर आ जाइए। 28 हमने ये देखा था 27वें सूत्र में कि 6 कालों में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत और एरावत क्षेत्र के जीवों में अनुभवादि की वृद्धि हानि होती रहती, मतलब शरीर की ऊंचाई, बल, ये सब की हानि और वृद्धि होती है। फिर ताभ्याम परा भूमयो वस्थिता, अच्छा आपको उससे समझना है क्या, संधि विच्छेद करके? तो ताभ्याम मतलब भरत और एरावत के सिवाय अपराह, परा,
तो अन्य, भरत और ऐरावत के सिवाय अन्य। फिर भूमयोवस्थितः, तो भूमयः मतलब क्षेत्र, अवस्थिता मतलब एक ही अवस्था में रहते हैं। मतलब भरत क्षेत्र के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं, अन्य हैं, वो सब एक ही अवस्था में रहते हैं, मतलब उसमें काल का परिवर्तन नहीं होता। फिर हेमवत, हरिवश और देवकुरु के मनुष्य तिर्यंच क्रम क्रम से एक पल्ले, दो पल्ले और तीन पल्ले की आयु वाले होते हैं, है ना। एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हेमवतक। अब हेमवतक कैसे आ गया? तो मतलब हेमवत में रहने वाले मनुष्यों को हेमवतक कहा है, ठीक है। और हरिवर्ष में रहने वाले, हरि क्षेत्र में रहने वालों को हरिवर्षक कहा है। और देवकुरु में रहने वाले, तो उनको देवकुरुक कहा है। मतलब वहां पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनकी आयु एक, दो और तीन पल्ले जितनी होती है। ये हमने समझ लिया था पहले भी। अब नेक्स्ट 30 नंबर का सूत्र है, 29 नंबर का, अच्छा 30 नंबर का, तथोत्तराः। मतलब उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी, उत्तर के क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य भी हिमवान आदि के मनुष्य के समान आयु वाले होते हैं। अब देखो उत्तर क्या है और दक्षिण क्या है, तो ये हमने देखा था इसमें मैप में। ये इधर वाला ये लिखा है देखो दक्षिण, और इधर वाला ये है ऊपर। तो ये दक्षिण का बता दिया उन्होंने। हेमवत, हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र और देवकुरु इधर के बताया ना ये। अच्छा ये एक सेकेंड, इसमें देखो, ये हरि क्षेत्र और ये देवकुरु और ये हेमवत, हिमवत, हिमवत, हरि और देवकुरु, ये तीनों इधर दक्षिण में है। अब ये बोल रहे हैं कि तथोत्तराः, तो उत्तर में भी ऐसे के ऐसे ही है। मतलब एक पल्ले, दो पल्ले और तीन पल्ले की आयु वाले हैं। कौन से उत्तर वाले क्षेत्र वाले कौन से हैं? चलो कौन बताएगा? जैसे हमने इधर देखा था वैसा उधर कौन है? एक मिनट मैं पूछती हूँ किसी से, किसका अनम्यूट है। उत्तर क्षेत्र के मनुष्य त्रियंचों की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्यों व त्रियंचों के समान होती रेणु है। जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए पहले। उत्तर के क्षेत्र में हिरण्यवत और रम्यक आएंगे। हिरण्यवत की आयु तो हेमवत के समान होगी, और रम्यक की आयु हरि हरि के समान होगी, और उत्तर कुरु की देवकुरु के समान। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सही समझा आपने। ये तीनों हो गए। तो तथोत्तरा का मतलब है कि उत्तर में भी ऐसा ही होगा। मतलब उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले